नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब? ऑल वेल। चलिए देखिए दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता चुका हूं। आंतरिक संरचना में हमने सियाल, सीमा, निफे को पढ़ा, भूपर्पटी को पढ़ा, हमने प्रवार को पढ़ा और क्रोड को पढ़ा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मैं ये बता चुका हूं कि पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है उसको जानने के लिए हमने किन किन स्रोतों का उपयोग किया है। अप्रत्यक्ष स्रोत बताइए, प्रत्यक्ष स्रोत बताइए। अप्रत्यक्ष स्रोत में मैंने आपको क्या बताया और प्रत्यक्ष स्रोत में क्या बताया, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। प्रत्यक्ष स्रोत में हमने बताया कि हम ड्रिल करके मालूम कर सकते हैं, अंतर्वेदन से मालूम कर सकते हैं, खान या चट्टानों से मालूम कर सकते हैं, या हम ज्वालामुखी से निर्मित लावा जो है उसकी चट्टानों से भी हम मालूम कर सकते हैं। और अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या बताया आपको, इनडायरेक्ट सोर्सेज में। इनडायरेक्ट सोर्सेज में मैंने आपको बताया तापमान, घनत्व, दाब, तीन चीजें। इसके अलावा मैंने आपको बताया गुरुत्वाकर्षण बल से भी मालूम कर सकते हैं, चुंबकत्व से भी मालूम कर सकते हैं, उल्का पिंड के जो हमारे जो पृथ्वी पे आके गिरे हैं उनकी चट्टानों से भी अनुमान लगा सकते हैं। तो ये हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात कर चुके थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। क्या इंटीरियर ऑफ द अर्थ मालूम करने के लिए हमने सोर्सेज मालूम कर लिए थे। अब देखिए अप्रत्यक्ष सोर्स में मैंने लास्ट वीडियो जो एंड किया था उसमें मैंने आपको एक सोर्स जो है वो बोला था कि उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और वो क्या था, हमारा भूकंप। क्या था, सीस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान। ठीक है, तो भूकंप के द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना का किस तरीके से पता लगाते हैं कि वह कैसी बनी है, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं मैं कि सबसे सटीक स्रोत जो है वो हमने दो ही बताए थे जब हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर का डिवीजन किया था, कि ये दो सबसे ज्यादा सटीक स्रोत से पता चलता है, और वो है क्या, घनत्व और भूकंप। ठीक है, तो भूकंप तरंगों के माध्यम से हम मालूम करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। चलिए, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी जुनून में। आइए दोस्तों, तो आज हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, भूकंप। देखिए डिटेल में भूकंप हम अलग से पढ़ेंगे, सेपरेटली हम भूकंप अलग से पढ़ेंगे, जिसमें भूकंप का एक वास्ट जो है, एक कंप्लीट जो समग्र जो अध्ययन है वो हम करेंगे। मगर अभी जो भूकंप हमारे इस टॉपिक में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान करने में जो रिलेवेंट है, जो हमारे लिए प्रासंगिक है, हम रिलेवेंसी के हिसाब से भूकंप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब भूकंप से आंतरिक संरचना का पता लगाने से पहले हमें भूकंप जानना जरूरी है। तो थोड़ा आपको मैं इसकी ब्रीफ नॉलेज देते हुए चलता हूं। भूकंप क्या है? भूकंप क्या है, पृथ्वी के, देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना, देखिए भूकंप से ही पता चल रहा है, भू प्लस कंप। ठीक है, तो भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब कंपन। पृथ्वी में उत्पन्न कंपन को ये क्या कहते हैं, भूकंप। और ये क्यों उत्पन्न होता है? देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें मैंने बताया कि अनेक परतें, चट्टानों की सैलों की परतें एक के ऊपर एक अवस्थित है, और उससे क्या हो रहा है, उनके ऊपर एक दूसरे का दाब जो है वो बन रहा है। मगर कभी अगर पृथ्वी की चट्टानों में कहीं पे वलन, कहीं पे क्या हो जाता है, कहीं पे भ्रंशन या दरार हो जाती है, भ्रंश या दरार उत्पन्न हो जाती है, मतलब फॉल्टिंग हो जाती है, तो इस फॉल्टिंग की वजह से दोस्तों क्या होता है, फॉल्टिंग की वजह से हमारे पृथ्वी की जो चट्टानें हैं वो एक के ऊपर एक खिसक जाती हैं। क्या हो जाता है, भ्रंश होता है, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाती है, या तो सब्सिडेंस हो जाता है चट्टानों का, या उनमें दरार हो जाती है, तो वो एक दूसरे पे पैरेलली खिसक जाती हैं। तो इस खिसकने से क्या होता है, ऊपर जो दाब है वो दाब कम हो जाता है, और उस दाब जो ऊपर आ रहा था वो कम हो जाता है, और उसके कम हो जाने से क्या होता है, एक एनर्जी निकलती है। यहाँ पे क्या उत्पन्न होती है, एनर्जी, ऊर्जा निकलती है, और इस ऊर्जा से क्या निकलती है, ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है, और इन तरंगों को ही भूकंप तरंग कहते हैं। ठीक है, तो मतलब भूकंप क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में भ्रंशन या दरार जनित हलचल के कारण निर्मुक्त होने वाली ऊर्जा एवं उससे उत्पन्न तरंगे भूकंप को या कंपन को धारण करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब भूकंप में देखिए, जब पृथ्वी के, जैसे ये मान लो हमारा भूकंप था, यहां से हमारा भूकंप ओरिजिनेट होता है। मान लीजिए, देखिए क्या होता है, पृथ्वी जो है हमारी, ये पृथ्वी जैसे हमारी राउंड पृथ्वी है,
अब इसमें मान लो यहां पे हमारे भूकंप, यहां पे दरार या वलन या भ्रंशन, दरार या भ्रंशन की क्रिया हुई, तो यहां पे होने से सबसे पहले ऊर्जा कहां से मुक्त होगी, यहां से ऊर्जा मुक्त होगी। यहां से ऊर्जा मुक्त होते ही सभी दिशाओं में क्या चलेंगी, सभी दिशाओं में तरंगे निकलेंगी। ठीक है, ये तरंगे निकलेंगी सभी दिशाओं में, और ये तरंगे जिस बिंदु से, जिस जगह से निकल रही है और जहां पे ऊर्जा मुक्त हुई है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उस जगह को हम बोलते हैं भूकंप मूल। क्या बोलते हैं, भूकंप मूल। ठीक है, भूकंप मूल बोलते हैं, या हम इसको कह सकते हैं क्या, एपी सेंटर, नहीं सॉरी, हाइपो सेंटर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपो सेंटर, या भूकंप मूल, या भूकंप उत्पत्ति केंद्र। क्या बोल सकते हैं, उत्पत्ति केंद्र, या बोल सकते हैं फोकस। ठीक है, तो हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, जहां से सबसे पहले हमारी ऊर्जा मुक्त हुई है, जहां पे दरार या वलन जो हुआ है, भ्रंशन जो हुआ है वहां पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा फोकस। तो इसे क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक का फोकस या सीस्मिक फोकस। ठीक है, ये अर्थक्वेक फोकस या सीस्मिक फोकस होगा। इसके बाद यहां से जो ये निकल रही हैं हमारी तरंगे, ये तरंगे चारों दिशाओं में जो निकल रही हैं, यह जहां सबसे पहले पृथ्वी पे महसूस की जाएगी, जहां सबसे पहले इसका ज्ञान होगा, उस जगह को कहा जाता है भूकंप का केंद्र। क्या कहा जाएगा, भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र। और ये जो भूकंप केंद्र है, ये भूकंप मूल के जो पहला वाला पॉइंट जो था फोकस, इसके जस्ट कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री ऊपर होता है। ठीक है, समकोण पर अवस्थित होता है क्या, हमारा भूकंप केंद्र। और इस भूकंप केंद्र को क्या बोल देते हैं, इस भूकंप केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। तो ये हो गया हमारा हाइपो सेंटर, ये एपी सेंटर, ये भूकंप मूल या फोकस, और ये हो गया हमारा भूकंप केंद्र। और इस भूकंप केंद्र पे सबसे पहले हमारी जो क्या आती है, तरंग आती है, उसको कौन सी तरंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। पी मींस प्राइमरी वेव्स। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है, जो हमारा भूकंप का, हम देखिए भूकंप को नापने का एक यंत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप मापी। तो भूकंप मापी पे हम जब इस जगह, जब मान लो हमारी भूकंप मापी है, वो भूकंप मापी पे जो हम सबसे पहला जो हमें कंपन महसूस होता है, जैसे ये कोई कंपन महसूस होता है, ऐसे जैसे कोई सीस्मोग्राफ बन रहा है, तो भूकंप पे जो सबसे पहला जो कंपन महसूस होता है, उस तरंग को हम कहते हैं प्राइमरी या प्राथमिक तरंग। दूसरा जो कंपन हमें महसूस होता है वो और ज्यादा बड़ा होता है या ज्यादा तीव्र होता है, उस कंपन को हम बोलते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक तरंग। और जो तीसरी तरंग हमारी जो निकल के आती हैं वो होती हैं एल या लव वेव्स। और ये तरंगे जो होती हैं वो हमारी कैसी तरंगे होती हैं, धरातलीय तरंगे होती हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे तरंगे निकली, प्राथमिक वेव, सेकेंडरी वेव, और ये जगह जो है हमारा वो है भूकंप का केंद्र। ठीक है, जो हमें सबसे पहले यहां पे कंपन महसूस होता है। और ऐसे भूकंप जो हम जो मापते हैं, जो हमारा सीस्मोग्राफ है, उसमें 3 कंपन दिखाई देते हैं। क्लियर है। अब देखिए मैं प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान देता हुआ चलता हूं, थोड़ा सा आपको बता देता हूं प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं और सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, देखिए प्राथमिक तरंगे जो हमारी होती हैं वो प्राथमिक तरंगे हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जो तरंगे जिनमें अणुओं की, उसके जो कण हैं उनकी गति तरंग की गति की दिशा में ही होती है। जैसे ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स भी इसी दिशा में गति कर रहे हैं, मतलब इसी दिशा में बैक एंड फोर्थ मोशन होता है इनका। जैसे ये पार्टिकल है तो ये पार्टिकल कैसे मूवमेंट करेंगे? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ठीक है, अगर तरंग गति की दिशा इस दिशा में है तो ये इस दिशा में आएंगे, अगर इस दिशा में तरंग की गति की दिशा है तो इसे आएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, यानी आगे पीछे गति करेंगे।
और तरंग की गति की दिशा में करेंगे। वो कौन सी तरंग होती है? हमारी अनुदैर्ध्य तरंग। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो हमारी ध्वनि तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? ध्वनि तरंग जो होती है वो हमारी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसका एग्जाम्पल हम डे टू डे लाइफ में अगर देखें तो कैसे देखेंगे? जैसे कोई पानी का बर्तन है या हमारा कोई पॉन्ड है, उसमें हम एक कंकर फेंकते हैं, तो कंकर फेंकने पे जो रिपल्स उत्पन्न होती हैं, जो हमारी वाटर रिपल्स निकलती हैं, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन वाटर रिपल्स को ही हम कैसी तरंगे बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसके अलावा कहां देख सकते हैं? आप एक स्प्रिंग लीजिए और स्प्रिंग के एक किनारे पे अगर आप पुश लगाएंगे तो पुश लगाने से वो तरंगे आगे की ओर, पुश से क्या होगा? कंप्रेशन मूवमेंट जाएगा और कंप्रेशन मूवमेंट की वजह से तरंग जो है उसकी गति की दिशा ये होगी। अगर आपने यहां पुश लगाया है तो ये इस तरफ जाएगी। तो क्या हुआ? हमने क्या किया? उसका संकुचन किया और फिर इसकी बैकवर्ड मूवमेंट क्या होगी? विरलन होगा। वो क्या होगा? वापस दूर आएगी। तो एक बार गति यूं होगी, फिर से गति यूं होगी। तो क्या होती है? ये हमारी कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, ये डे टू डे लाइफ में मैंने बता दिया आपको। देखिए, इसमें क्या होता है? यह जो तरंगे हैं, जो पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे हैं, इनको प्राथमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सबसे पहला, जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहला कंपन जो हमें सीस्मोग्राफ में आता है वो प्राथमिक तरंगों का आता है। और क्यों आता है? क्योंकि वो हमारे धरातल पर सबसे पहले महसूस की जाती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहुंचने के कारण इनको प्राथमिक तरंग कहते हैं और ये सबसे पहले कंपन भी इन्हीं का होता है। दूसरा, हम क्या कहते हैं कि इन प्राथमिक तरंगों का एक और नेचर होता है। वो क्या? कि जो चट्टान होती है हमारी, ये चट्टानों में संकुचन और विरलन, संकुचन और विरलन की गति उत्पन्न करती है। किसे किसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रेयरफैक्शन। ठीक है, जैसे ये हो रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्शन और ये हो रहा है हमारा रेयरफैक्शन। इंग्लिश में इनको ये बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रेयरफैक्शन की मूवमेंट होती है। देखिए, ये अणु है, इनकी गति की दिशा इस तरफ है क्योंकि हमने दाब इधर से लगाया और तरंग की गति की दिशा भी ये है। तो देखिए, ये इतनी जगह में, ये जो कॉइल है ये इतनी जगह में आके सिकुड़ रहा है, तो यहां क्या हो रहा है? संकुचन। और यहां देखिए, ये दूर, ये क्या ले रहा है? ज्यादा डायमीटर को, ज्यादा क्षेत्र को ले रहा है, लंबाई ज्यादा हो रही है तरंग की, तो इसे क्या बोलते हैं? विरलन या रेयरफैक्शन। ठीक इसी प्रकार जो प्राथमिक तरंगे हैं वो चट्टानों में भी संकुचन और विरलन की गति के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, तो हमारी चट्टानें सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। ये प्राथमिक तरंगों की गुण होता है। दूसरा क्या है? प्राथमिक तरंगों का दूसरा गुण क्या होता है कि प्राथमिक तरंगे जो हमारी होती हैं वो सबसे वेगवान तरंगे होती हैं, जिनकी स्पीड जो होती है वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ठीक है, 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। सबसे पहले पहुंचती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। चौथी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में से प्रवेश कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तीनों माध्यमों में से ये प्रवेश कर सकती है। ठोस, तरल और गैस, ये तीनों माध्यम में से प्रवेश कर सकती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग की गति होती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और ये सबसे वेगवान होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी जो दूसरी वेव्स निकल के आती हैं, ठीक है, दूसरी वेव जो आती है, जो हमारा दूसरा कंपन होता है वो कैसा होता है? वो होती है हमारी सेकेंडरी वेव्स। कैसी वेव्स होती हैं? हमारी सेकेंडरी वेव्स। और सेकेंडरी वेव जो होती है उनको किससे डिनोट करते हैं हम? एस से। तो ये हमारी थी कौन सी तरंगे? प्राथमिक वेव्स। ये थी हमारी प्राथमिक वेव्स। अब जो दूसरी तरंगे हमारी आती हैं वो है हमारी सेकेंडरी या एस वेव, द्वितीय तरंगे। इन्हें द्वितीय तरंगे क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो एक गौण तरंगे होती हैं। ठीक है, गौण तरंगे होने की वजह से इनको द्वितीय वेव कहते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे जो सीस्मोग्राफ पे जो सेकंड कंपन जो उत्पन्न होता है वह सेकंड कंपन किसका होता है? एस तरंगों का होता है। ठीक है, तो इसलिए भी इनको सेकेंडरी बोलते हैं। दूसरा क्या है कि इनकी एक और प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, क्योंकि हमारी जो प्राथमिक तरंगे मैंने बताया कि वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, ये कैसी होती हैं? ये हमारी होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। कैसी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, या बोले ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं ये। ठीक है, अब अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं?
अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनमें उपस्थित कणों या अणुओं की जो गति की जो दिशा है वह तरंग की गति की दिशा के समकोण पर होती है। ये देखिए, ये हमारी तरंग गति की दिशा है। मान लिए तरंग गति दिशा, तरंग गति की दिशा अगर ये है तो इसके अणु जो हैं इनकी गति की दिशा क्या है? अपसाइड एंड डाउन साइड। मतलब अगर एक अणु को हम लें तो ये कभी ऊपर गति करेगा, कभी ये नीचे गति करेगा। जब ऊपर की ओर गति करेगा तो क्या बनेगा? हमारा सुरंग बनेगा। क्या बनेगा? सुरंग। और इस सुरंग में जो इसकी जो ऊंचाई रहती है ये क्या कहलाती है? इसका आयाम। ठीक है, इसका आयाम कहलाती है। और जो अणु जब नीचे की ओर गति करेगा तो ये इसका क्या कहलाती है? गर्त। और ये इसका आयाम होता है। तो तरंग की गति ऊपर और नीचे की तरफ होती है। तरंग की गति अगर इस दिशा में होती है तो अणुओं की गति अपसाइड एंड डाउन साइड होती है। ये होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब तरंग गति की दिशा ये है। ये किस प्रकार की तरंग होती है? जैसे हमारी प्रकाश तरंगे होती हैं, ठीक वैसी ही तरंगे, कैसी तरंगे होती है? हमारी प्रकाश तरंगों की भांति होती है। तो ये याद रखना है कि ये प्रकाश तरंगों की भांति होती है और अनुदैर्ध्य किसकी भांति होती है? ध्वनि तरंगों की भांति होती है। ठीक है, तो इट्स लाइक ए, दिस इज लाइक ए प्रकाश, मतलब लाइट वेव्स जो होती हैं हमारी उनकी तरह होती है और ये हमारी साउंड वेव्स की तरह होती हैं। दूसरा क्या बात है दोस्तों कि इसमें जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रहा है उसका हम डे टू डे लाइफ में अगर एग्जांपल देखें तो कैसे देख सकते हैं? आप एक रस्सी को कहीं बांध दीजिए और उसका एक छोर, एक जो आप एंड है वो पकड़ लीजिए और उसको जब आप ऐसे झटका देंगे तो एक रिपल जो है वो ऐसे वेव उत्पन्न होगी। और वो वेव जो है वो कौन सी वेव होगी? वो हमारी ट्रांसवर्स वेव होगी। ठीक है दोस्तों, और ये ट्रांसवर्स वेव क्या करती हैं? ये ट्रांसवर्स वेव अपसाइड एंड डाउन अणुओं की गति होती है। इस अपसाइड एंड डाउन गति के कारण ये चट्टानों में भी अपसाइड डाउन, या तो उत्थान या पतन, क्या बोलेंगे? या तो उत्थान या पतन के लिए जिम्मेदार होती है। या तो कर देंगी अपलिफ्टमेंट, क्या करेंगी? या तो अपलिफ्टमेंट करेंगी या क्या करेंगी? सबसिडेंस। ठीक है, तो इनकी गति उनके अनुदैर्ध्य तरंगों के विपरीत हो गई। तो ये हो गई हमारी द्वितीयक तरंगे। ठीक है दोस्तों, और इनकी गति जो होती है वो लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उनकी 8 से 14 थी, इनकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, और ये द्वितीयक होती है क्योंकि ये बाद में दूसरे कंपन में हमें पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो वहां पे महसूस होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी वेव्स हो गई? ये हमारी सेकेंडरी वेव्स हो गई। अब सेकेंडरी वेव जो हमारी हुई है, इनके बाद तीसरी वेव्स को हम लें तो तीसरी वेव्स कौन सी होंगी? ठीक है, तीसरी वेव जो हमारी है, जो एल वेव जिसे हम कहते हैं, जो हमारी तीसरे नंबर की वेव है, इनको बोलते हैं एल वेव या लव वेव। कौन सी है? लव वेव, लव तरंगे। इन एल वेव्स में दोस्तों ये धरातलीय तरंगे होती हैं, धरातलीय तरंगे होती हैं, और ना वो अनुप्रस्थ होती हैं, ना अनुदैर्ध्य होती हैं, ना अनुप्रस्थ होती हैं, बल्कि वो कैसी गति करती हैं? वो करती हैं यादृच्छिक। ये हिंदी का शब्द है यादृच्छिक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जिगजैग। कैसी मूवमेंट करते हैं? जिगजैग। अब ये जिगजैग मूवमेंट क्या है? देखिए ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको हटा देते हैं, बोर्ड पे थोड़ा स्पेस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कैसी होती हैं? ये ऐसी होती हैं कि मान लो ये हमारा कोई अणु या कण है, यह 3 डायमेंशनली मूव करेगा, इधर भी गति करेगा, इधर भी गति करेगा और इधर भी गति करेगा। मतलब ये लंबाई में भी गति करेगा, यह चौड़ाई में भी गति करेगा और यह ऊंचाई में भी गति करेगा। मतलब यह एक तरीके से झकझोर देने वाली मूवमेंट करती है। देखिए जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे हैं उनमें क्या डिफरेंस? अनुप्रस्थ तरंगों की मूवमेंट, अनुदैर्ध्य तरंगों की मूवमेंट ये हो रही है, कण कैसे जा रहे हैं? आगे पीछे। और जो हमारी अनुदैर्ध्य जो तरंगे हैं उनकी मूवमेंट कैसे हो रही है? ये। और जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे हैं उनमें कैसे गति हो रही है? अपसाइड एंड डाउन। और इसमें कैसे गति हो रही है? अब देखिए 2 डायमेंशनली ऐसा नहीं है, इसमें हो रही है किधर भी, मतलब इसकी गति जो है, ये कण है तो इसकी गति कैसे भी हो सकती है।
तो ये झकझोर देने वाली गति होती है। इसलिए दोस्तों ये सबसे खतरनाक और सबसे घातक क्या होती है, हमारी तरंगे होती हैं, सबसे खतरनाक तरंगे होती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये धरातलीय तरंगे हैं, धरातल पे चलती है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहली बात तो ये है कि धरातलीय तरंगे हैं और धरातल पे ये बहुत लंबी दूरी तय करती हैं। धरातलीय तरंगे होने के साथ साथ ये बहुत लंबी दूरी तय करती है, दूर तक चलती हैं, पहली बात। दूसरा इनका क्या है कि ये बहुत ज्यादा यादृच्छिक जो गति करती हैं, इसकी वजह से ये झकझोर देने वाली मूवमेंट करती हैं, और इस झकझोर देने वाली मूवमेंट के कारण पृथ्वी के धरातल पर जो जो संरचनाएं हैं, जैसे प्राकृतिक संरचनाएं हो सकती हैं, जैसे पर्वत, पठार, कुछ भी हो सकता है, या तो उनमें ये क्या कर देगी, उनमें क्या करेगी, विनाश करेगी, ठीक है। या जो मैनमेड मानव निर्मित संरचनाएं हैं, जैसे पुल है बना दिए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो उनको तोड़फोड़ करेगी। तो यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे खतरनाक जो वाली जो है, सबसे ज्यादा विध्वंसक जो है हमारी, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिंग जो है, कौन क्या है, ये हमारी तरंगे होती हैं। इनकी गति जो हालांकि है वो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और हमारी प्राथमिक वेव्स की क्या होती है, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, और हमारी सेकेंडरी वेव्स की क्या होती है, लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये तीनों की गति हो गई। तो ये हमारी 3 वेव्स हो गई। अब देखिए इन 3 वेव्स के दम पे हम आगे पृथ्वी की, अब ये तो मैंने सिर्फ आपको नॉलेज दी है कि ये क्यों है और कैसी है। अब हमें इससे कोई मतलब थोड़ी है, हमें मतलब है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने से, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने में ये तीनों वेव्स किस प्रकार से हेल्पफुल है, इस चीज को हम देखेंगे। तो देखिए क्या होता है, देखिए पृथ्वी की जो, जब सीस्मोग्राफ पे देखा गया कि सीस्मोग्राफ पे देखने पे पता चला कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसमें सिर्फ 2900 किलोमीटर की जो हमारी गहराई है वहां तक ही सेकेंडरी वेव्स पहुंच पाती हैं, उसके बाद सेकेंडरी वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। और जबकि प्राथमिक जो प्राइमरी वेव्स हैं वो पूरे पृथ्वी में प्रवेश करती हैं। अब इस दौरान क्या होता है दोस्तों कि इस दौरान जो है हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स हैं उनमें क्या होता है, परावर्तन और अपवर्तन की घटना होती है। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन का मतलब होता है कि किसी भी सतह पर जब कोई किरण या तरंग डाली जाती है वो सतह से टकरा के वापस दूसरे रास्ते पे निकल जाती है और उसको पार नहीं कर पाती है, तो ये क्या हो गया, परावर्तन। और अपवर्तन क्या होता है, जब हम कोई भी किरण को किसी वस्तु पे, किसी भी पदार्थ पे, या पे किसी भी पानी पे या कांच पे डालते हैं तो वह अपने मार्ग का अनुसरण न करते हुए, ये मान लो अभिलंब है, ठीक है, ये मान लो अभिलंब है और ये हमारी तरंग है, तो ये उसका अनुसरण ना करते हुए, जाना कैसे चाहिए था, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ना करते हुए या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। तो ये किसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया या आवर्तन हो गया। तो ये परावर्तन, ये आवर्तन, तो ये घटना इसमें देखी गई। अब इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि भाई प्रकाश तरंगे जो है, अगर पृथ्वी पूरी एक ही समान संरचना है, अगर पृथ्वी पूरी या तो ठोस है, तो पूरी ठोस होने पे तरंगों को सीधा यहां से चली और सीधा नीचे आ जाना चाहिए, मगर वो नहीं आती है, बल्कि वो वक्राकार मार्ग लेती हैं, ठीक है, उनका अपवर्तन होता है या परावर्तन होता है। यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग सिर्फ एक ही तरीके के पदार्थ से नहीं बना है, यह हमें प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों से अनुमान लगता है। अब हम देखते हैं प्राथमिक वेव्स को। जैसे मान लिए ये हमारा क्या है, भूकंप का फोकस है, ठीक है, ये क्या है, फोकस या उत्पत्ति केंद्र है हमारा। यहां से जो सेकेंडरी वेव्स निकल रही हैं वो हमारे देखा गया है कि सिर्फ 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक ही सेकेंडरी वेव्स पास कर पाती हैं, उसके बाद वह यहां से परावर्तित हो जाती हैं और दूसरे मार्ग का अनुसरण करती हैं, ठीक है। ये हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं, ठीक है दोस्तों, ये सेकेंडरी वेव्स हैं। तो इन सेकेंडरी वेव्स से अनुमान लगा कि पृथ्वी का जो कोर है, जो सबसे आंतरिक भाग जो है वह कैसा है, तरल है, लिक्विड है। पहली बात तो क्यों, क्योंकि हमारी सेकेंडरी वेव्स की प्रॉपर्टी होती है कि वह किससे प्रवेश कर सकती है, वह सिर्फ ठोस माध्यम में चल सकती है,
सेकेंडरी वेव्स, वह ठोस, द्रव और गैस तीनों में ना चल के सिर्फ ठोस में चल पाती है। यानी कि हमारी भूपर्पटी से लेके, मतलब हमारे धरातल से लेकर के और 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है वो ठोस है, सेकेंडरी वेव से अनुमान लगता है। और इनका अब परावर्तन हो रहा है, ठीक है। फिर हम बात आते हैं प्राइमरी वेव्स की। और सेकेंडरी वेव्स कहां तक पहुंच पाती है? केवल भूकंप के जो फोकस जो है उससे लगभग 105 डिग्री तक ही पहुंच पाती हैं, और ये अपना मार्ग जो है वो परावर्तन के कारण कोर्स में प्रवेश किए बिना दूसरी ओर मुड़ जाती हैं। ये देखिए, इनका वक्राकार पथ हो जाता है। कैसा होता है? वक्राकार। वक्राकार पथ जो होता है कर्व्ड, क्या कैसा रूट हो जाता है इनका? ये कर्व्ड रूट ले लेती हैं, ठीक है। कौन सी? सेकेंडरी वेव। फिर प्राथमिक तरंगों की बात आती है। प्राथमिक तरंगों में भी मैं आपको दो बातें बताता हूं। देखिए कैसे। देखिए, प्रकाश जो है हमारा, प्रकाश की एक प्रॉपर्टी होती है, मान लो प्रकाश के आधार पर ही मैं इसको बताता हूं कि जैसे ये कोई प्रकाश का प्रिज्म है, ठीक है। इस प्रिज्म पे अगर हम कोई प्रकाश की किरण या तरंग डालते हैं तो प्रकाश तरंग जो है, अब ये देखिए, ये एयर है, यह क्या है? एयर है। और ये क्या है? ग्लास है, शीशा है, ठीक है। तो जब हम प्रिज्म पे इस पे जब डालते हैं तो यह क्या हो, कैसा है? सघन माध्यम होना चाहिए ग्लास तो। और ये कैसा माध्यम है? विरल है। मतलब ये तो डेंस है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। अब इस डेंस मीडियम में जब ये आती है तो इसको कैसे गुजर जाना चाहिए दोस्तों? इसको सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए था, वास्तविक रूट ये होना चाहिए था। मगर यह अगर हम यहां पे एक अभिलंब खींचें तो यह किधर चली जाती है? यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और ये मान लो यहां आ जाती है, ठीक है। कहां जाती है? प्रिज्म में ये इस तरीके से आ जाती है, ठीक है, ग्लास में। तो अभिलंब की ओर मुड़ गई है तो इसे क्या बोलेंगे? इसका अपवर्तन। ये कैसा माध्यम है? सघन। जब ये वापस सघन से फिर से जब ये बाहर निकलेगी, जब ये बाहर निकलती है तो इसको अब कैसा रूट लेना चाहिए? ये रूट लेना चाहिए। मगर ये यहां से अभिलंब से दूर निकल जाती है और एक पॉइंट पे आकर के, सिर्फ एक पॉइंट पे ये अपना रूट बदल देती है और अभिलंब से दूर हट जाती है, यहां अभिलंब के पास आ जाती है। यानी कि तरंग जो है वो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। अब इसी चीज को हम अगर यहां अप्लाई करें हमारी पी वेव्स पे, तो जब हमने देखा कि जो ऊपरी जो हमारा धरातल है, क्रस्ट है, उसका घनत्व कम है, यानी कि मान लो उसका घनत्व 2.7 से 2.9 के मध्य है, तो ये क्या हो गया? विरल हो गया। क्योंकि हमारा जो कोर है, जो हमारा कोर है, उस कोर का घनत्व तो हमने क्या पढ़ा है? आउटर कोर का पढ़ा है 10 और इनर कोर का हमने पढ़ा है लगभग कितना? 13.6 तक, ठीक है। तो जब जो तरंग है पी वेव्स मान लो आएगी, तो पी वेव्स हमारे, ये देखिए, जब ये पी वेव आ रही है तो इस कोर में आके ये क्या कर रही है? अपवर्तन कर रही है और इसका कर्व्ड रूट हो जाता है। परंतु पी वेव्स का आपको पता ही है कि पी वेव तीनों माध्यम में से प्रवेश कर जाती है, तो कोर में भी पी वेव प्रवेश करेगी और पी वेव के प्रवेश करने के कारण इसका कर्व्ड रूट हो जाता है। अब चूंकि ये तो देखो इसकी मोटाई भी कम है और एक पॉइंट पे आके इसमें सडन चेंज आ रहा है, मगर हमारे पृथ्वी की तो मोटाई बहुत अधिक है और ऐसा कोई सडन चेंज नहीं आ सकता कि वो एकदम से ही पूरा रूट चेंज कर दे, मगर वो धीरे धीरे रूट चेंज करती है। यानी कि अगर इसको ऐसे लें अपन, तो ये ऐसे ना करके, मान लो यहां से सडन रूट चेंज ना करके, और ये ऐसे धीरे धीरे रूट चेंज करे, और यहां आके भी ये ऐसे धीरे धीरे रूट चेंज करे। तो ऐसा ही कर्व्ड रूट जो है हमारी प्राथमिक वेव्स लेती हैं। कोर में आने के बाद इनकी तरंगे जो हैं वो अपवर्तन हो जाता है, और यहां पे जो लेती हैं ये होती है कॉनकेव, लगभग अवतलाकार होती हैं, और धरातल पर आते आते ये कैसी हो जाती हैं? उत्तलाकार की हो जाती, कॉन्वेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इस आधार पे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो कोर है वो तरल है, क्योंकि वहां प्राथमिक वेव्स प्रवेश करती है मगर द्वितीयक वेव्स प्रवेश नहीं करती है, और उनका परावर्तन ना होकर प्राथमिक वेव जो है सिर्फ कर्व्ड रूट को लेते हुए सीधा सीधा इसमें प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरीके से हम कहते हैं कि प्राथमिक वेव्स और सेकेंडरी वेव्स के आधार पर भूकंप के अंदर हमने पहला साक्ष्य देखा कि कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। अब इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि जो हमारी सेकेंडरी वेव जो है वो 105 से और 105 डिग्री के मध्य नहीं पाई जाती है, या तो 0 से मान लो अपन तो 100 यहां तक होंगी और यहां तक होंगी, तो इसको एस तरंग का छाया क्षेत्र कहते हैं। एस तरंग छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एस तरंग छाया क्षेत्र, एस तरंग शैडो जोन। ठीक है, क्योंकि यहां पे एस तरंगे उपस्थित नहीं होती हैं, जबकि हमारी प्राथमिक वेव जो हैं वो यहां भी निकल रही हैं, प्राथमिक वेव्स यहां भी हैं, मगर 105 से और 140 डिग्री के मध्य हमारी प्राथमिक वेव्स अनुपस्थित होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना कर्व्ड रूट या उनका परावर्तन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो तीनों माध्यमों में से प्रवेश कर सकती है, इसलिए यहां से और यहां तक 105 डिग्री से 140 डिग्री का क्षेत्र जो है वो पी तरंग का छाया क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पी तरंग छाया क्षेत्र, पी तरंग शैडो जोन, पी तरंग शैडो जोन। ठीक है, साथ ही साथ 105 डिग्री से और 105 डिग्री के मध्य का तो हमने क्या बोला? एस तरंग छाया क्षेत्र। ठीक है, और 105 डिग्री से और 140 डिग्री तक का जो है वो क्या बोला हमने? पी तरंग छाया क्षेत्र। और इसको एक नाम और दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं इसको? इसको बोल सकते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? भूकंप तरंग छाया क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी तरंग नहीं पाई जाती है। देखिए, ना तो यहाँ पी वेव आ रही है, ना यहाँ एस वेव आ रही है। इसको भूकंप तरंग क्षेत्र बोल सकते हैं, या सिस्मिक शैडो जोन या अर्थक्वेक शैडो जोन भी इसको बोल सकते हैं। किसको? हमारे 105 डिग्री से 140 डिग्री को। ठीक है, तो पहला साक्ष्य जो हमें मिलता है वो पृथ्वी के अंदर घनत्व में परिवर्तन और पृथ्वी के अंदर लिक्विड और सॉलिड मीडियम कहां पे है वो इस तरीके से मिलता है। तो पहली रिलेवेंसी हमारी भूकंप तरंगों से ऐसे होती है। अब अगला हम देखें कि भूकंप तरंगों से एक तरीके से और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगता है। ठीक है, एक तरीके से और पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसका अनुमान लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? देखिए, हमारी जो प्राथमिक और द्वितीयक वेव जो प्रवेश कर रही हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, गति कर रही हैं, तो वो एक समान गति नहीं करती हैं। देखो, मैंने प्राथमिक वेव्स की आपको गति क्या बताई? 8 से 14। द्वितीयक की बताई मैंने आपको 4, और जो तृतीयक वेव्स थी उनकी बताई थी लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। मगर देखिए दोस्तों, जो हमारी प्राथमिक और सेकेंडरी जो वेव्स हैं वो एक समान तरीके से गति नहीं करती हैं कि वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से निकली प्राथमिक वेव और आर पार 8 किलोमीटर प्रति सेकंड निकल गई, ना ही सेकेंडरी वेव जैसे निकलती हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि घनत्व जो है हमारी आंतरिक संरचना में उसमें कुछ ना कुछ अंतर है। इस वजह से जो हमारी जो तरंगे हैं उनकी गति में अंतर आता है। क्लियर? कैसे? देखिए, सघन माध्यम में जब हम प्रवेश करेगी हमारी तरंगे, तो सघन यानी कि डेंस जो क्षेत्र में प्रवेश करेंगी तो तरंग जो है उसकी गति कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि ये एक तरंग की प्रॉपर्टी होती है। अगर वो विरल या लेस डेंस मीडियम में प्रवेश करेंगी तो तरंग की गति जो है उसकी जो स्पीड है वो डाउन, कम हो जाती है। इस आधार पे हमने देखा कि जब हम सीस्मोग्राफ पे यह अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास जो पी और एस वेव हैं वह भी 3 जगह पे अपनी गति में परिवर्तन करती हैं। मतलब 3 जगह पे तरंगों की गति में परिवर्तन होता है। ठीक है, इस आधार पर पी वेव्स को हम 3 में बांटते हैं कि ये जो हमारी पी वेव जो हमने प्राइमरी वेव पढ़ी है यह 3 तरह की होती है। एक होती है हमारी पी जी नाम दिया गया, ठीक है, दूसरी का नाम दिया गया पी स्टार, और तीसरी का नाम दिया गया दोस्तों पी। और जो हमारी एस है उसके भी 3 सेट है, एस जी, एस स्टार और एस। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया वो आपको गति बताया है कि हमारी पीजी जो है उसकी गति कम होती है, पी स्टार की मध्यम होती है, और जो पी है उसकी गति तीव्र होती है।
ठीक वैसे ही Sg जो है उसकी कम होती है, S स्टार की मध्यम होती है और S की तीव्र होती है। अब ये कैसे कैसे होती है देखिए, जब हमारी P वेव्स, ये हमारी P वेव्स जब ऊपरी भूपर्पटी से गुजर रही हैं या ऊपरी कम घनत्व वाले क्षेत्र से गुजर रही हैं, तो उस कम घनत्व वाले क्षेत्र में हमारी जो तरंगे हैं इनकी गति में अंतर पाया जाता है। ठीक है, इनकी गति में अंतर कैसे पाया जाता है कि मान लीजिए ऊपर हमने भूपर्पटी का घनत्व 2.7 से 2.9 है। ठीक है, तो हमारी पीजी और एसजी तरंग ये पहला सेट है। इसके आधार पे हम एक परत का अनुमान लगाएं तो सबसे पहली कौन सी परत हो गई हमारी, ऊपरी परत या प्रथम परत। ऊपरी परत या प्रथम परत जो हमारी आंतरिक संरचना की है, उसमें हम देखेंगे कि जो हमारी प्राथमिक वेव्स और सेकेंडरी वेव्स है वो 2.7 से 2.9 घनत्व वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, और इस आधार पे हम बताएंगे कि पीजी की गति जो यहां पे है और एसजी की गति है वो सबसे कम होती है, क्योंकि ये कम सघन क्षेत्र होता है। पीजी की गति यहां कितनी होती है, हमारी जो पीजी वेव्स पी का ही एक पार्ट है, बट इसकी गति के आधार पे हमने इसके 3 भाग कर दिए हैं। ठीक है, तो पीजी जो हमारी है इसकी गति होती है लगभग यहां 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहां पे इसकी 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड गति है, जबकि जो हमारी एसजी है इसकी गति है लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमारी पीजी की 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है और हमारी जो एस जो है उसकी जो गति है वो लगभग होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के। ठीक है, दूसरा हम जब देखते हैं द्वितीयक परत, या हम देखेंगे दूसरी परत या दूसरा भाग, दूसरी परत या हम देखेंगे मध्यवर्ती परत। ठीक है, जब दूसरी परत या मध्यवर्ती परत को देखते हैं तो मध्यवर्ती परत में आते आते हमारी जो प्राथमिक वेव्स हैं, इनकी जो गति है, जो पी स्टार जो है हमारी जो दूसरी है और एस स्टार हैं, यह आती हैं, तब हम देखेंगे द्वितीयक भाग में घनत्व जो है वो हमारा लगभग कितना हो जाता है, ग्रेटर देन 3 से ज्यादा होता है। ठीक है, घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होता है, और उस क्षेत्र में हमारी जो तरंगे हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है। ये सीस्मोग्राफ में देखा गया है कि यहां पे हमारी तरंग जो है इसकी गति हो जाती है लगभग 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किसकी, प्राथमिक वेव्स की। और जो द्वितीयक वेव्स हमारी हैं इनकी गति जो होती है वो लगभग होती है मोर देन 3 या 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के मध्य, ये देखा गया है। तो इस आधार पे मालूम चला कि एक दूसरी परत है, यानी ये अगर हम भूपर्पटी को मान लें, मैंने जो आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अगर प्रथम परत को हम भूपर्पटी मान लें तो दूसरी परत हमारी क्या हो गई, मेंटल हो गई। 3 परत कैसे अनुमान लगा, ऐसे लगा, यानी ये है, यानी कि यहां पे घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है, यानी कि ये हो सकता है कि यह 4 से लेकर के हमारा और 5.5 तक, यानी 3 से लेके और 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो सकता है घनत्व। इस आधार पे मेंटल का पता चला। ठीक है, अब जब हमारी, अब देखिए, अब ये तो मेंटल तक हो गया। अब कोर जो हमारा जो सबसे आंतरिक भाग है, उस आंतरिक भाग में क्या होगा, हम यहां पे जो मालूम देखते हैं वो देखते हैं कैसे कि ये हमारी ऐसा बताया गया है। देखिए, इसको लेकर के जो हमारी प्राथमिक परत है उसको लेकर के तो क्लियर है कि ये हमारी लगभग जो है वो कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है प्राथमिक। तो ठीक है, हमारा जो प्रथम परत है ये ऐसा क्लियर है लगभग। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा अवसाद निर्मित चट्टाने हैं, यहाँ पे थोड़ा ग्रेनाइट है, तो इससे हमको अनुमान लगता है कि ग्रेनाइट की भी चट्टाने हैं और अवसाद निर्मित चट्टाने हैं हमारे फर्स्ट में। ठीक है, ग्रेनाइट हमारा असली माना जाए तो सेकंड परत में कहा जाता है, प्रथम परत में सिर्फ अवसाद चट्टाने मानी गई है और जो 20 से 30 किलोमीटर का अंदाजा है। द्वितीय परत को लेकर के वैज्ञानिकों में जो है विरोधाभास है। कोई इसे कहता है कि ये लगभग 30 से 40 किलोमीटर मोटी है, पहली बात। दूसरा, कहते हैं कि ये ग्रेनाइट की बनी हुई है, और हमने भूपर्पटी में आपको बताया था कि तीन स्तर हैं, ऊपर अवसादी है, नीचे ग्रेनाइट है और उससे नीचे बेसाल्टिक है। ठीक है, तो ये विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 20 से 30 किलोमीटर ही, अगर 30 से 40 किलोमीटर ही मोटी है तो ये बहुत
कम मोटाई वाली है और इसमें ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती हैं। ये किससे आधार पर पता चलता है? भूकंप की में जो हमारी पी स्टार और जो एस स्टार जो हमारी तरंग है उनकी स्पीड के आधार पर। मगर तीसरी जो परत हम लेते हैं वो बताया जाता है कि ये तीसरी इसकी मोटाई को लेकर भी विरोधाभास है और तरंग जो है उसकी क्या ये चट्टानों को लेकर भी विरोधाभास रहता है, क्योंकि उससे हम तरंग गति से सिर्फ चट्टानों का अनुमान डायरेक्टली नहीं लगा सकते, एक अनुमान लगता है। तीसरी परत जो है इसमें P और S जो हमारी तरंगे हैं, जो तीसरा युग्म है उसकी गति सर्वाधिक होती है। यहाँ P तरंगे जो है वो 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और S तरंगे लगभग 4 से 3 से मतलब 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास गति कर रही होती हैं। ठीक है, या तो 4 से 5 भी कह सकते हैं इसको, 4 से 5 के मध्य किलोमीटर प्रति सेकंड की गति कर रही होती हैं S तरंगे और प्राथमिक 7 से 8। और इसको अब देखिए, अब इसको हम कोर नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि हम यहाँ S तरंगों की बात कर रहे हैं दोस्तों, और S तरंगे हमारे कोर में तो प्रवेश करती नहीं है, यानी कि इसकी गहराई जो तीसरी परत की हम लेंगे वो सिर्फ 2900 किलोमीटर तक ही ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये मेंटल तक की ही हम बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक इसके नीचे की तरंगों की बात नहीं कर रहे हैं। तो तीसरी जो स्पीड जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम P और S के युग्म की, वो हम 2900 किलोमीटर की गहराई तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस आधार पे पृथ्वी की 3 परतें बनी। किसके आधार पे? गति के हिसाब से। और जो हमारी तरंगों का जो परावर्तन और अपवर्तन हो रहा था उसके आधार पे हमने बताया कि अंदर द्रव है और बाहर क्या है? ठोस है। मतलब कोर हमारा तरल है और हमारा बाकी की जो पृथ्वी है वो ठोस माध्यम है। क्यों? क्योंकि एस वेव नहीं जा रही थी। और इसकी गति के हिसाब से हमने 3 परतें बताई। प्राथमिक, जिसमें क्या होता है? PG और SG तरंगे होती हैं जिनकी गति सबसे कम होती है क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। द्वितीयक तरंग, जिसमें द्वितीयक जो परत है उसका घनत्व ज्यादा होता है, ग्रेनाइट की बनी होती है और उनका घनत्व ज्यादा होने की वजह से तरंगों की गति बढ़ जाती है और हमारी जो P स्टार और S स्टार जो तरंग है वह तेज गति से मूव करती है। तो उसकी गति क्या हो जाती है? लगभग हो जाती है कितनी? 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड P की, और S की लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 3 से ज्यादा होती है। प्रत्येक जो हमारी परत है जिसको हम जो है तीसरी जो परत है, अच्छा इसमें एक चीज और है, इसको ज्यादातर बोला जाता है कि ये डूनाइट की बनी है। किसकी बनी है? वैज्ञानिक जो है वो इसमें क्लियर नहीं है, फिर भी कहते हैं कि ये डूनाइट की या किसकी बनी है? पेरिडोटाइट की। फर्स्ट हमारी अवसादी है, दूसरी हमारी ग्रेनाइट की है और तीसरी डूनाइट या पेरिडोटाइट की बनी है। यह भूकंपीय तरंगों के आधार पर अंदाजा लगाया गया है। और तीसरी परत में हमारी P और S वेव जो है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में आती हैं, वो अपनी गति पे आ जाती हैं और P तरंगों की गति 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और S तरंगों की लगभग 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इस आधार पे, क्योंकि 3 जगह पे पृथ्वी के अंदर हमारी तरंगों की गति में अंतर आया है, इस वजह से माना जाता है कि P तरंगे, S तरंगे जो हैं वो 3 जगह हमारा परिवर्तन कर रही है। इसका मतलब घनत्व में 3 जगह परिवर्तन आया है। इस आधार पे अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में 3 परतें मेजर परतें हैं। और ये परिवर्तन कहां पे आता होगा दोस्तों? मैंने आपको एक असंबद्धता बताया था आपको, डिसकंटिन्यूटी, दैट वाज ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन द 2 लेयर्स। 2 परतों के बीच में ट्रांजिशन जोन है जिसमें ऊपर तो घनत्व कम है, नीचे घनत्व ज्यादा है। तो वहां आकर के जो असंबद्धता हमने पढ़ी थी, जिसमें ऊपर कोनार्ड थी, कोनार्ड के बाद मोहो थी, रपेटी थी, गुटेनबर्ग थी और लहमैन थी, ये जो मैंने असंबद्धताएं बताई थी, जो हमारी भूपर्पटी और मेंटल के मध्य, अपर मेंटल लोअर मेंटल के मध्य, अपर लोअर मेंटल अपर कोर के मध्य और अपर कोर और लोअर कोर के मध्य, तो इनर कोर के मध्य, इस आधार पे जो असंबद्धताएं थी, उन असंबद्धताओं में हमारी जो भूकंप की तरंगे हैं उनकी गति में अंतर आ रहा है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं। तो क्लियर है? तो पृथ्वी के अंदर के साक्ष्य मालूम करने के लिए हमने क्या किया? हमने साक्ष्य मालूम करने के लिए पृथ्वी के अंदर भूकंप का उपयोग किया और भूकंप तरंगों के माध्यम से आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि भूकंप किस तरीके से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे भूकंप हो गया। अब जो अगला जो हमारा जो इसमें
जो टॉपिक लेने वाले हैं हम, देखिए पृथ्वी की आपने उत्पत्ति पढ़ ली, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास पढ़ लिया, भूगर्भिक इतिहास के बाद आपने मतलब वही बात कि कोई वस्तु कैसी है, ठीक है, ये वस्तु कैसे क्या है, ठीक है, कैसे बनी, क्या है इसके अंदर और कैसे पता चला, ये हमारे पास जवाब आ गया है। ऐसे ही पृथ्वी का पता चल गया है हमें। अब हम अगला जो लेंगे वो, जब हमने आंतरिक संरचना का मालूम कर लिया है तो अब हमें इतना तो पता चल गया कि पृथ्वी कैसे बनी है और उसके अंदर क्या क्या है, मगर हमें यह नहीं पता है कि जो पृथ्वी पर जो संरचनाएं बनी हैं, जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक संरचनाएं हैं, वो कैसे बनी हैं। तो अगले वीडियो में हम पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ है ये आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए। मैं आगे आपको इस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। तो आगे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।